डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 6 के बाद यूनिट 8। यूनिट 7 बाद में करेंगे। यूनिट 8 आपने नाम क्या है, थर्मोडायनामिक्स। ये आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया है, लगभग सेम टू सेम वही टॉपिक्स हैं। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है हीट के ट्रांसफ़र से। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of transformation of heat into other forms of energy and vice versa। जो डील करती है स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट का फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और जो ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये कौन सी साइंस है? इट इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस। मैक्रो माने लार्ज साइज, माइक्रोस्कोपिक होता है स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना, एटम्स के बारे में। ये क्या है? इट इज ए मैक्रोस्कोपिक साइंस एज द स्टेट ऑफ ए गैस इन थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट मतलब स्थिति जो गैस की बताई जाती है थर्मोडायनेमिक्स की में, वो स्पेसिफाइड की जाती है मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, बड़े वेरिएबल्स की टर्म्स में। और बड़े वेरिएबल्स कौन से हम मान के चलते हैं? जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन। ठीक है। नो माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस इज इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक्स। स्मॉल स्केल पे हम बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? लार्ज वेरिएबल्स की, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन, एक्सेट्रा। अब हम इसके बाद अब कुछ डेफिनेशंस हैं बेसिक जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखी है। थर्मोडायनामिकल सिस्टम। थर्मोडायनामिकल सिस्टम आपको पहले मैंने 5th यूनिट में भी बताया था। सिस्टम कभी भी एक सिंगल पार्टिकल से नहीं बनता। मिनिमम कितने पार्टिकल्स होने चाहिए? 2, और उसके अलावा ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द नेम गिवन टू एन असेंबली या कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो वो सिस्टम जो कलेक्शन हो, असेंबली हो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। इट में एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और ए गैस, और एक कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। चाहे सॉलिड लिक्विड हो जाए, लिक्विड गैस हो जाए, लिक्विड ये गैस सॉलिड हो जाए। तो कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को बोलते हैं इक्वल, ब्रियम माने बैलेंस। जब सारी कंडीशंस क्या हो जाएं? बैलेंस हो जाएं, जो चेंज ना हो टाइम के साथ साथ। ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? वो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल जैसे प्रेशर, वॉल्यूम था, वो टाइम के साथ चेंज ना हो। तो देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है? एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल या थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, जब मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन विच एक्सप्लेन द सिस्टम, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सिस्टम को, डू नॉट चेंज विद टाइम, यदि वो टाइम के साथ चेंज ना हो तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है एडिएबैटिक वाल। एडिएबैटिक वाल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। वो वाल जो हीट को आने जाने ना दे। तो एन इंसुलेटिंग वाल डेट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन गैस टू अनदर गैस। तो वो वाल जो हीट को आने जाने से रोके, उसको क्या बोलते हैं? एडिएबैटिक वाल। फिर एक होती है डायाथर्मिक वाल, जो हीट को आने जाने दे, उसको क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक वाल। ए कंडक्टिंग वाल विच अलाउज हीट एनर्जी टू फ्लो फ्रॉम वन गैस टू अनदर, उसको क्या बोलते हैं? डायाथर्मिक वाल। अब आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या कहता है? इस तरीके से आप 3 सिस्टम ले लीजिए, ये 3 सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट्स हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जैसे आप मैथ में पढ़ते हो A इक्वल टू सी है, B इज इक्वल टू सी है, तो ऑटोमेटिकली A इक्वल टू क्या है? B। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि जैसे आपने ये 3 सिस्टम्स ले लिए A, B, C,
अब ए से हीट ना तो बी में जा सकती है ना बी से ए में आ सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एडियाबैटिक वाल्व जो हीट के ट्रांसफ़र को रोकती है। लेकिन ए से सी में हीट जा सकती है, बी से सी में हीट जा सकती है, क्योंकि ए और सी और बी और सी के बीच में कौन सी वाल है, डायाथर्मिक वाल, जो हीट को ट्रांसफ़र होने दे। तो ये जीरोथ लॉ क्या कहता है, ए और बी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि हीट ए से बी और बी से ए ना जाकर कहाँ से चली जाएगी, ए से सी से कहाँ चली जाएगी, बी में, या बी से सी से होती हुई कहाँ चली जाएगी, ए में। तो बेटा ये क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू इट व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, दो ले रखे हैं पहले, ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए third thermodynamic system C, then the system A and B are also in thermal equilibrium with each other। तो कहने का मतलब है जो हीट का डिफरेंस है, थोड़ी देर में हीट ए से सी से बी चली जाएगी, बी से सी से ए, तो थोड़ी देर में ऐसा टाइम आएगा जब सबका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। मेरी बात सुन रही, ए से बी में हीट नहीं जा सकती, बी से ए में नहीं, लेकिन ए से सी में जा सकती है, बी से सी में जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये कहता है कि यदि दो सिस्टम ए और बी सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं थर्ड सिस्टम सी के साथ, तो ए और बी भी अपने आप में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि ये ए और बी अलग अलग सी के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तो ऑटोमेटिकली ए और बी भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और आपको एक इसमें ये याद रखना है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस वेदर और नॉट ए गिवन सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर सिस्टम, वो क्या होती है, टेम्परेचर। याद रखना, जीरोथ लॉ किसको डिफाइन करता है, टेम्परेचर को, क्योंकि हीट ए से सी से बी में चली जाएगी, या बी से सी से क्या चली जाएगी, ए में। तो एक स्टेज आएगी, ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सबका। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम क्या होते हैं, आर द पैरामीटर्स होते हैं विच डिस्क्राइब इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो कौन सी स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। For example, equilibrium state of a gas is completely specified by the values of pressure, volume, temperature, mass and composition। तो ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। और आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट या थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स को इकट्ठा कनेक्ट करती है, रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम इक्वल टू PV इक्वल टू म्यू आर टी। मोस्ट केसेस में हम म्यू के प्लेस पर क्या लेते हैं, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ म्यू ले रखा है केमिस्ट्री में, एन होता है तो आप एन भी ले सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। ओके, अब आप इसके बाद देखिए इधर नेक्स्ट एक डेफिनेशन है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक होता है जो स्थिर रहे, क्वासी होता है जो धीरे धीरे बदले। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस जिसके अंदर ये प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह, टेम्परेचर वगैरह धीरे धीरे चेंज हों। तो देखिए द प्रोसेस इन विच द स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम चेंज होंगे इनफाइनाइटली स्लो, बहुत ही स्लो मात्रा में, इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मीन्स नियरली स्टैटिक, चेंज हो रहा है लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि स्टैटिक है, स्थिर है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन होगा बहुत धीरे धीरे, और वो हमें ऐसा महसूस होगा कि चेंज हो ही नहीं रहा है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब कुछ डेफिनेशंस हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सम चेंजेस अकर्स इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और ये जो चेंजेस होते हैं ये 4 टाइप्स के हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल प्रोसेस ये आपने पढ़ा भी हुआ है, जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, वो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट।
एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है एडियाबैटिक वाल्व पड़ा था जो हीट को आने जाने से रोके, तो वो प्रोसेस इन विच एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज नाइदर एनर्जी गोज आउट ऑफ द सिस्टम नोर कम्स इन द सिस्टम, जिसमें हीट ना तो बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए। आइसोबारिक प्रोसेस, बार यूनिट होती है प्रेशर की, तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर। तो प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। फिर बात आती है बेटा आइसोकोरिक, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इस चैप्टर में हम यही चारों प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए सिस्टम, सिस्टम क्या है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम अपने आप में क्या है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सराउंडिंग, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, जो सिस्टम एक कोई भी हमने सिस्टम ले लिया, थर्मल फ्लास्क ले लिया, उसके बाहर का सिस्टम क्या हो गया, सराउंडिंग। थर्मस बोतल होती है, और सिस्टम जो उसके अंदर का पार्ट है वो क्या है, सिस्टम। बाहर का पार्ट क्या है, सराउंडिंग। अब देखिए क्वासी क्या लिखा हुआ है, क्वासी मीन्स अपेरेंटली बट नॉट रियली, होगा पर वास्तव में नहीं होगा। जो अभी आपको कहा था कि चेंज होगा और हमें ऐसा लगेगा कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो क्या है, इनफाइनाइटली स्लो। पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम, वो डायग्राम जो रिलेशन बताए किस किस के बीच में, वॉल्यूम चेंज और प्रेशर के बीच में। तो क्या कहोगे, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम। जो ग्राफ किस किस के बीच में बने, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में, इज कॉल्ड पीवी डायग्राम भी बोलते हैं बेटा, और उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। अब देखिए वही बात दोबारा शुरू होगी कि आइसोथर्मल ऑपरेशन और चेंज, ए चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। प्रेशर और वॉल्यूम में तो चेंज हो रहा है विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। आपको बताया भी था आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट, इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल चेंज। इन सच ए चेंज देयर इज ए फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन गैस एंड इट्स सराउंडिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है। अब इसकी दो एसेंशियल कंडीशंस हैं, टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए परफेक्ट आइसोथर्मल चेंज आर। जो वाल्स, जिस कंटेनर के अंदर ये काम हो रहा है, उसकी वाल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली कंडक्टिंग। वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो वो बाहर निकाला जा सके, जितना टेम्परेचर डिक्रीज हो उसी अनुपात में हीट बाहर से ली जा सके। तो टू अलाउ फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द गैस एंड इट्स सराउंडिंग। दूसरा, द प्रोसेस जो ये होता है कंप्रेशन, यदि हम जैसे कोई पिस्टन ले लें, ये हमने कोई वेसल ले लिया, इस पर हमने ये पिस्टन लगा दिया और इसके अंदर गैस है, तो हमें जो ये प्रोसेस करना है वो स्लो होना चाहिए, ताकि हीट को इतना टाइम मिल सके कि बाहर से अंदर आ सके और अंदर से बाहर जा सके। तो द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, जब पिस्टन को दबाओगे गैस कंप्रेस होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो, जितनी हीट एक्स्ट्रा बने वो बाहर जा सके। जब पिस्टन को एक्सपेंड करोगे, ऊपर की तरफ ले जाओगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो उनका कोलिजन करने का टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, आपस में वो कोलाइड नहीं कर पाएंगे जल्दी, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जितना टेम्परेचर डिक्रीज हो उतनी हीट हम कहाँ से ले लेंगे, बाहर से, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। तो ये होने के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो। द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी स्लो सो एज टू प्रोवाइड टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट। और आपको इसके एग्जाम्पल्स पता हैं, जैसे मेल्टिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस, एक्सेट्रा। और जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। n नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा पर्टिकुलर गैस के लिए, RB और TB टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो PV इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। जब भी इस तरह का कोई इक्वेशन आएगी तो ग्राफ हमेशा, जब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो
बेटा इस तरह का आप ग्राफ प्लॉट करके देख लेना, ग्राफ हमेशा इस तरीके से आएगा। ये अलग अलग टेम्परेचर्स पे लिया है। जैसे आप टेबल भी बनाते थे इस तरीके से, ये टेबल बनाते थे हम इस तरीके से, आप बना के देखना। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, आपको पता है वॉल्यूम 0 होगा तो प्रेशर क्या होगा, इन्फिनिटी। 1 होगा तो ये कितना होगा, 0.5 सॉरी 1 होगा तो 1 ही रहेगा, 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 0.5, 3 होगा तो 0.3। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। हर टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब नीचे इसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। डेल्टा क्यू या डी क्यू इज इक्वल टू में क्या होता है, सी एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या होता है, हीट में चेंज, डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज, एम मास ऑफ गैस, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। अब आपको पता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ना तो इंक्रीज होता ना डिक्रीज। तो सी की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा याद रखना, इन्फिनिटी। अब देखिए एडियाबैटिक ऑपरेशन और चेंज। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ना तो हीट अंदर आ सके ना बाहर जा सके। तो ए चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस व्हेन नो हीट इज अलाउड टू एंटर इनटू और एस्केप फ्रॉम द गैस इज कॉल्ड एडियाबैटिक चेंज। डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो। इस प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ गैस विल चेंज इन दिस ऑपरेशन। अब इसकी भी वही 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए परफेक्टली एडियाबैटिक चेंज। वहाँ पे क्या थी, वाल क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग, प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो। यहाँ पे उल्टा है, द वाल्स ऑफ ए कंटेनर मस्ट बी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, नॉन कंडक्टिंग मतलब जो हीट को ना जाने दे ना आने दे, एनी एक्सचेंज ऑफ हीट। ये जो प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी सडन, ये एकदम होता है अचानक, सो दैट देयर इज नो टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट। ताकि एकदम अचानक होता है, जैसे टायर फट जाता है, टायर ब्लास्ट होता है, बर्स्ट होता है, तो एकदम हीट बाहर चली जाती है, ना तो टाइम मिलता है एक्सचेंज होने का ना अंदर आने का, एकदम सब कुछ अचानक होता है। सम एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं, सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन कंटेनर विद परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वाल। यानी पिस्टन को फटाफट ऊपर नीचे करते जाओ तो इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि हीट बाहर जा सके या अंदर आ सके। सडन बर्स्टिंग ऑफ द ट्यूब ऑफ ए बाइसिकल टायर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसकी जो इक्वेशंस होती है बेटा वो ये होती है, पी वी, उसके वी के ऊपर पावर गामा, पी वी की पावर गामा हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक इक्वेशन है जो याद रखनी है। गामा क्या होता है, रेशियो होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, जो ये गामा होता है ये रेशियो होती है सी पी अपॉन में सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चैप्टर नंबर 9 में आएगा। ये इसकी डिटेल की, ये कैसे ड्राइव हुआ ये वहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर जस्ट आपको याद रखना है ये क्या होता है, सी पी बाई सी वी, और के क्या है, कांस्टेंट। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एज पी वी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। आज यहीं तक करेंगे, कल इसके आगे